अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल 15 माह तक जारी रहा। आर्मी एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई होती रही। आज ISPR की जानिब से ये बड़ी खबर आई कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है। फैज़ हमीद पे 4 इल्ज़ामात पर मुकदमात चले। तमाम मुकदमात साबित हुए वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। साथ ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की गई। इस दौरान फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हुकूक और दफाई टीम फराम की गई थी। 15 माह की इस तफ्तीश में 27 गवाहान जो है वो पेश थे। कुछ फैज़ हमीद के साथ थे, यानी कि उनके हक में गवाही दी, लेकिन कोई वाज़ेह सबूत पेश नहीं कर सके। वाज़ेह रहे कि टॉप सिटी केस में फैज़ हमीद का नाम आया था, जिसमें कमेटी बनी थी। अप्रैल 2024 में ये बात की गई थी DG ISPR की जानिब से, जब ये कमेटी बनी थी, और एक बहुत ही बड़ा मामला था फैज़ हमीद के लिए। उसके बाद हमने देखा कि उन पर मजीद जो है वो मुकदमात होते रहे और कोर्ट मार्शल किया गया। 4 इल्ज़ामात थे, चारों पे तफ्तीश की गई और सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस का इल्ज़ाम जो था वो हमने देखा था कि सामने आया था। अपने टेन्योर में ये सबसे बड़ा ओहदा था साबिक ISI चीफ का, और ये अपने टेन्योर की अगर मैं बात करूँ तो एक खासा बड़ी शख्सियत के तौर पर जो है वो फैज़ हमीद जाने जाते थे। टॉप सिटी केस के बाद जो है वो इन पे मजीद भी केसेस बने और कोर कमांडर हाउस पे जो हमला हुआ था उसके भी ताने बाने जो हैं वो फैज़ हमीद से जोड़े जा रहे हैं। 9 मई के वाक़े पे हमने देखा था कि हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से जो है वो कड़े इक़दाम किए गए थे, और 9 मई का जो वाक़या था वो बुलाई नहीं भूलता। चाहे आप DG ISPR की कॉन्फ्रेंस देख लें, रियासती इदारों की कॉन्फ्रेंस देख लें, या फिर हुकूमत की जानिब से जो हैं वो बयानात देख लें। लेकिन बानी PTI के साथ जिस तरीके से फैज़ हमीद का ताल्लुक था वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था। और ज़राए का ये भी कहना है कि PTI के दौरे हुकूमत में फैज़ हमीद ने कई सारे फैसले किए, और जब बानी PTI जेल चले गए तो एक वक्त ऐसा भी आया कि वो गाइडलाइन दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि बानी PTI के बाद जो दूसरी बड़ी शख्सियत थी पार्टी की वो फैज़ हमीद थे। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब, दफ़ाई तज़िया कार, और इनके हमरा हैं राजा खालिद महमूद साहब, माहिर कानून है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर ये बताइएगा कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। सज़ा का इतला आज से शुरू होगा, और ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें राइट ऑफ डिफेंस भी हासिल है। 4 इल्ज़ामात लगाए गए थे जिसमें सर फहरिस्त था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। कैसे देखते हैं आप इस बड़े फैसले को जो आज आया है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो 1.5 साल से DG ISPR की भी पहले एक दो, अगर आपको याद हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उन्होंने जिक्र किया था कि इनके खिलाफ ऐसे चार्जेस भी हैं 9 मई से रिलेटेड कि उसमें इन्होंने किसी किस्म की कोई सहूलतकारी की हो PTI के साथ मिलके। तो उन्होंने कहा कि ये वक्त के साथ साथ ये मामला इन्वेस्टिगेट होगा तो फिर थिंग्स विल कम अप। और फिर ये इनका जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ, नॉर्मली कोर्ट मार्शल जब एक सीनियर अफसर का होता है तो इतनी आसानी से नहीं, वो जब तक उनके पास पक्के फौज के पास पक्के शवाहिद ना हो, पूरा इस पे पहले होमवर्क किया जाता है कि क्या क्या एविडेंस है, और जब एविडेंस सॉलिड हो तो फिर उसके बाद दे प्रोसीड विद दी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। और उसमें पूरा राइट ऑफ डिफेंस होता है। मियां इशफाक साहब एक बड़े रिनाउंड लॉयर हैं, वो इनके डिफेंस काउंसिल थे, और बल्कि आज ही मैं उनकी वो एक पोस्ट पढ़ रहा था। ब्रिगेडियर साहब, ये भी इतलात मौसूल हुई है कि 27 गवाह जो है वो पेश हुए थे, कुछ इनके हक में थे लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सके, और कुछ गवाह ऐसे भी थे जिन्होंने फैज़ हमीद के खिलाफ बयानात भी दिए। आपके पास क्या इतलात है, या आप हमें क्या बता सकते हैं कि कुछ साबिक अरकान भी शामिल थे इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? नहीं, जो मैंने थोड़ा अभी स्टडी किया उसके मुताबिक तो ये है कि इनके हक में मेरे ख्याल से सिर्फ 4 या 5 गवाह थे, और इनके खिलाफ जो थे तकरीबन 26 गवाह थे। जाहिर बात है, तभी तो 15 महीने ये चला है, उन पर पूरी जेरें हुई है। हजारों सवाल मियां इशफाक साहब कहते हैं कि उन्होंने तैयार किए थे, और कई ऐसे दिन थे जब वो 3 घंटे से 12 घंटे जनरल फैज के साथ जो है वो अपना, जाहिर बात है, मुशावरत करना, गुफ्तगू करना और सवालों की तैयारी वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें। देखें, बात यह है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक जो बड़ी चीज सामने आई है, पहले ये जुमला नहीं कहा जाता था कि
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स। अब जाहिर बात है DGISI की अपॉइंटमेंट जो है वो इससे ज्यादा सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में किसी भी इदारे की हेड के नहीं है। मैं समझता ना इवन DGIB भी जो है वो भी शायद इतने उनको एक्सेस नहीं है रियासत के सीक्रेट मामलात में, रियासत के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो भी आपके इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह हर किस्म की। तो मुझे ये लगता है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट इसने भी मुझे सरप्राइज किया है कि, और फिर मैं सोचता था कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या मिसाल के तौर पे क्या इन्होंने इंडियंस को कोई पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन जो है जो पाकिस्तान की कौमी सलामती रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मटेरियल को इन्हें प्रोवाइड किया है, या कोई और ऐसी चीज है जो कि किसी और फॉरेन एजेंसी को इन्होंने को ISI के अंदरूनी मामला, ISI के प्लान्स पाकिस्तान के, फिर वही कौमी सलामती बारे इंफॉर्मेशन सीक्रेट को इन्होंने शेयर किया। लेकिन एक चीज मेरे जहन में जो आती है, ये तो खैर हम मेरी स्पेकुलेशन है, लेकिन एक चीज मेरे जहन में आती है कि इन्होंने, अगर आपको याद हो 2021 में ये बहुत एक्टिव थे और इमरान खान की गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव थी TTP के साथ इनके। अगर आपको याद है कि वो सीज फायर भी हुआ था, मुज़ाकरात भी हो रहे थे TTP के साथ, और उसमें काफी फिर 1 महीना सीज फायर रहा, फिर उसके बाद सीज फायर टूट गई, और फिर सुनने में ये भी आया था कि कुछ लोग हैं TTP के, नॉट द टॉप पीपल, लेकिन कुछ लोग इन्होंने उनको वापस भी की है। ये मैं पब्लिक रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर जो पब्लिश हो चुकी है इंफॉर्मेशन, और उसके बाद फिर वो मकसद क्या था कि TTP को किसी तरह एक अपना पीसफुल तरीके से उनको वापस लाके आबाद किया जाए, ताकि ये मामला जो है TTP वाला और रियासत के दरमियान जो लड़ाई है, अफगानिस्तान में क्या कुछ होता रहा ये भी आपसे जानेंगे। राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साहब ये बताइएगा कि आज एक बड़ा फैसला आ गया है और लेफ्टिनेंट जनरल साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का जो है वो कोर्ट मार्शल 15 माह तक चलता रहा और अब उन्हें सज़ा भी दे दी गई है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? और आज ISPR की प्रेस रिलीज में ये भी वाज़ेह बता दिया गया था कि उनके पास राइट ऑफ डिफेंस का हक भी हासिल है, तो क्या समझते हैं आप कि इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है इन फ्यूचर? देखिए, बात यह है कि राइट ऑफ डिफेंस की मेरे ख्याल में शायद वो आप उसे ठीक नहीं समझ पा रही या ठीक उसे नहीं इस्तेमाल कर पा रही। राइट ऑफ डिफेंस होता है जब आप के खिलाफ ट्रायल पेंडिंग है, आपके खिलाफ एविडेंस आ रही है, तो उस एविडेंस को रिबट करने के लिए उसकी तरदीद में आप शहादत पेश करते हैं। डिफेंस की एविडेंस, डिफेंस की स्टेटमेंट्स और डिफेंस विटनेसेस, तो उसे हम कहते हैं राइट ऑफ डिफेंस। यानी राइट ऑफ डिफेंस ये भी होता है कि आप अपने चॉइस का वकील करें जो आपको वहां पे डिफेंड करे जी। आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, वो भी आपके अपने डिफेंस में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, अपने डिफेंस में आप विटनेसेस पेश करें। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ डिफेंस। आप जो बात कहना चाह रही हैं वो मैं इस तरह से समझता हूँ उसे कि राइट ऑफ अपील वो दैट इज अवेलेबल टू द कन्विक्ट मिस्टर जनरल फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, ठीक है, ये उन्हें हासिल है और वो 30 डेज के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट ऑफ आर्मी कोर्ट ऑफ अपील है उसके अंदर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल करेंगे और उसमें उनका यही होगा जी कि मेरी सजा गलत हुई, उसे वो चैलेंज करेंगे जी। अब वहां से अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो फिर वो हाई कोर्ट में यूजुअली यही होता है कि आर्मी ऑफिसर या आर्मी पर्सनल्स, आर्मी मैन, वो फिर इन्वोक करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब वो इसलिए कि जब कानून में ये प्रोविजन मौजूद है कि जब आपका रास्ता बंद हो जाए, आपको मजीद कोई रेमेडी चाराकार कानूनी अवेलेबल ना हो, तो आप बंद गली में जब चले जाते हैं तो फिर आपको रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की इन्वोक करना पड़ती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट में भी अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो फिर वो जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसकी जुरिस्डिक्शन इन्वोक करेंगे अगेंस्ट दी जजमेंट ऑफ दी हाई कोर्ट। उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते थे, लेकिन अब जो इस तरह के मामलात हैं वो जुरिस्डिक्शन इज नाउ वेस्टेड विद दी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इन दोनों कोर्ट्स का, वो हाई कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट,
इनका इस हवाले से बड़ा ही लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, और एक्यूज के पास भी बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है कि वो तीन चीजें होती हैं। जी एक तो मेनाफाइडी आप बदनीयती साबित करें प्रोसिक्यूशन की, दूसरा कि मेरा ट्रायल वो कोरम नॉन जुडिस था, विदाउट जुरिस्डिक्शन था, लेकिन मेरे ख्याल में ना तो कोरम नॉन जुडिस था ना विदाउट जुरिस्डिक्शन था। वो जो कोर्ट जिसने एफजीसीएम किया दैट वाज फुली कॉम्पिटेंट टू ट्राई मिस्टर फैज हमीद। अब मेलाफाइडी रह जाती है, तो मेलाफाइडी बदनीयती को कहते हैं, हमारी जो लीगल टर्म है उसे मेलाफाइडी कहते हैं। जी तो वो कहीं भी साबित नहीं कर सकते कि आपके खिलाफ क्यों मेलाफाइडी, क्या बदनीयती थी। आप आर्मी के 3 स्टार जनरल थे, आप जी इंतहाई हसास, इंतहाई इंपॉर्टेंट ओहदे पे फाइज रहे, आईएसआई के डीजी रहे, तो आपके खिलाफ अच्छा, क्या ये भी मेलाफाइडी, बताइएगा क्या कि बदनीयती सिविल आती? शख्सियात की भी जो गवाही है वो भी एक्सेप्ट की जा सकती है जब हम बात करते हैं कोर्ट मार्शल की, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं अगर वो गवाही देते हैं तो वो भी एक्सेप्ट की जाती है इस तमाम टेन्योर में या इस तमाम प्रोसीजर में? जी डेफिनेटली आप किसी तरह की भी एविडेंस पेश कर सकते हैं, ओरल एविडेंस, ओरल टेस्टिमोनी हम उसे कहते हैं, और या एक्युलर टेस्टिमोनी, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आप अपने डिफेंस में किसी तरह की भी शहादत पेश कर सकते हैं, उसमें चाहे वो सिविलियंस हैं चाहे वो आर्मी पर्सनल्स हैं, जो जिन्हें आप अपने दफा में पेश करना चाहें। यकीनन उन्होंने दफा में अपने शहादत पेश की, अपने आप को प्रॉपर डिफेंड किया। 15 माह तक इसका ट्रायल हुआ, और ये खासा टाइम है, यानी मैं समझता हूँ कि भरपूर मौका दिया गया उन्हें अपनी सफाई का, लेकिन वो अपनी सफाई से सेटिस्फाई नहीं कर सके। जो बेंच था या कोर्ट थी, जो एफजीसीएम जिन्होंने किया, जी तो लिहाजा उन्हें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो दी गई अंडर सेक्शन 59 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इसमें दो और सेक्शन अटैक करती हैं, सेक्शन 40 है आर्मी एक्ट का, और दूसरी है सेक्शन 26B आर्मी एक्ट की। उनके तहत भी सजाएं हुई, लेकिन वो लेसर पनिशमेंट्स हैं, एक में 2 साल है, लेकिन एक अभी में तो 9 5 मई साल है, के जो वाकयात पे भी तहकीकात जारी हैं, और भी एक दो ऐसी तहकीकात है, केसेस हैं जिसका जो है वो भी फैसला आना है राजा साहब। जी ऐसे ही है। मैं चूंकि आप जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है उसे गौर से देखिए, जी उसमें उन्होंने रोम रखा है, उसमें गुंजाइश मौजूद है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऐसे और मामलात हैं कनेक्टेड, जिससे बाद में देखा जाएगा या देख रहे हैं, उसकी अलग से इन्वेस्टिगेशन होगी। उसमें शायद कुछ सिविलियंस लोग भी आएंगे कि जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट्स पे, पाकिस्तान आर्मी की बिल्डिंग्स पे, पर पाकिस्तान आर्मी की आर्सनल्स पे, और पाकिस्तान आर्मी की जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस थे उन पे एक ही वक्त में अटैक किया। और ये बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, बड़ा प्लान्ड और डिजाइन किस्म का ये एक्ट था, जिसका मेरे ख्याल में जो बाकी लोग भी उनके जो accomplices हैं, जो को एक्यूज्ड हैं, दे विल आल्सो फेस द म्यूजिक। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि टॉप सिटी केस जो है वो एक बड़ा केस बना, और जिसपे हमने देखा कि फैज़ हमीद को हाईलाइट किया गया, और फिर वहीं से ही कोर्ट मार्शल का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। लेकिन कुछ इतलात ऐसी भी आती हैं हुकूमत की जानिब से कि फैज़ हमीद ने अपने टेन्योर में जब अपोजिशन में थी मुस्लिम लीग नून, तो उनके साथ भी लूट मार की खबरें सामने आई, पैसों की लेन देन की जो है वो भी खबरें सामने आई, क्योंकि वो एक बड़े ओहदे पे फाइज है, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में थी। देखिए, पहले मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, आपके जो ऑनरेबल गेस्ट हैं, आई एम श्योर उनको भी मालूम होगा, राजा खालिद साहब जी माहिर कानून है जी। राइट ऑफ अपील में उनमें पहले जो आता है लेवल वो है कोर्ट ऑफ अपील, और जो जीएचक्यू लेवल पे, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ को भी उन्होंने अपील का, उनके पास अपील का हक है आर्मी, क्योंकि देखे ना ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, इसको जो कन्वीन करना है, इसका जो फैसला है वो किसकी अप्रूवल से है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अप्रूवल से है। तो आर्मी चीफ के पास फाइनली कोर्ट ऑफ अपील के बाद केस जाएगा, तो अगर वो इनकी अपील टर्न डाउन करते हैं फॉर मर्सी या जो भी, तो फिर वो ब्रिगेडियर साहब एक बात मैं आपसे वो मर्सी पिटीशन की सूरत होगी ना?
जी जी, जाहिर बात है वो पिटीशन की होगी कि जनाब वोट जो भी आप उसको कहें, तो एक वो हमेशा आर्मी चीफ के पास भी जाएगा, उसके बाद एक लास्ट पिटीशन होती है, आप उसको मर्सी पिटीशन बोले, जो मर्जी कहें, वो अगर जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ओब्लिक सुप्रीम कोर्ट जब उनको रिजेक्ट कर देती है, तो ही हैज अ राइट टू गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपको याद है रहमान मलिक साहब कन्विक्टेड थे। रहमान मलिक साहब जो है साबिक हमारे पीपल पार्टी के टॉप लीडर, वो कन्विक्टेड थे बाय कोर्ट, लेकिन उनको प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे खबर याद है, उन्होंने उनको माफ कर दिया था। सो अब पार्डन हो गए थे। तो काफी आपके पास जो है राइट्स ऑफ अपील है एट वेरियस लेवल। एक तो ये बात। दूसरा जो आपने सवाल किया कि सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन जो आपने किया था मुझे? सवाल ये था सर मेरा आपसे कि टॉप सिटी केस का जो मामला था, वहां से हमने देखा कि जी कोर्ट मार्शल का सिलसिला शुरू हुआ, और उस वक्त ऑपोजिशन में थी मुस्लिम लीग नून, और ये भी बताया गया था कुछ अरकान की जानिब से कि फैज़ हमीद अपने टेन्योर में मुस्लिम लीग नून के साथ 30 अरकान के साथ जो है वो लूट मार का सिलसिला भी शुरू कर दिया था, यानी कि पैसों के लेन देन का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया था, क्योंकि वो एक बड़े ओहदे पे फाइज थे और शायद पाकिस्तान में इससे बड़ा ओहदा कोई नहीं था। बात यह है कि जब आप DGISI जैसे ओहदे पे आप फाइज हो और इतनी पावर्स आपके पास हो, इतनी अथॉरिटी आपके पास हो, अगर आप उसको मिसयूज करें, उसका नाजायज फायदा उठाएं, और आप सिविलियन मामलात में, रियल एस्टेट के मामलात में, रियल एस्टेट जो टाइकून्स हैं उनके साथ लेन देन, उनको प्रेशराइज करना, ब्लैकमेल करना, उनके दफ्तरों को रेड करना अपने बंदे भेज के, उनसे पैसा लेना करोड़ों में, और खबर तो ये थी कि सोना गोल्ड जो है वो भी उनके लिया गया, जिससे फिर वो गए कोर्ट में और इवेंचुअली मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट था जिसने फिर आर्मी को कहा था कि आप इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। मेरा ख्याल डिस्ट्रिक्ट कादी फाइज ईसा साहब के वक्त में ये फैसला था, जिसके बाद ये सारा केस बोला। सो ये देखें, ये ज्यादती है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ सीनियर ऑफिसर विद रैंक कि वो इस किस्म के मामलात में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, और फिर अपने इदारे की दहशत, अपने इदारे का जो डर और फियर को एक्सप्लॉइट करते हुए आप जनाब सिविलियंस को मामलात में जाके इस किस्म के लेन देन के मामलात बाय फोर्स, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा क्लियर चार्ज था। अच्छा, कुछ ऐसी बातें भी आई कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे, और शहबाज शरीफ साहब से भी उन्होंने बात की थी। मैं आपको कहता हूं, ये इतलात मौसूल हुई थी, आप इसकी तस्दीक कर सकते? जी सर। अब सुने जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा काइंडली बीच में इंटरप्ट न करें, मैं आपको जरा, ताकि वो फ्लो जो है फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। देखें, हमने उस वक्त शो डाला था, क्योंकि आपको पता है कितने साल मुझे हो गए मीडिया के साथ, कि जनाब ये क्या वजह है कि जब भी फैज हमीद साहब DGISI मिलते हैं इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और बिल्कुल वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं अपने रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक, तो जनाब वो लॉन में बैठे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसके बाद फिर तकरीबन हाफ पेज साइज की तस्वीर छपती है अखबारों में अगले दिन, भाई DGISI कैन मीट द प्राइम मिनिस्टर 10 times a day, 10 times in the night also, क्योंकि रियासत के मामलात होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ बातचीत करनी होती है, वगैरह वगैरह, वो तमाम चीजें। भाई अखबार में तस्वीर देने की क्या जरूरत है? उससे एक बड़ा गलत इंप्रेशन जा रहा था हमारे सिविल सोसाइटी में, ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी में, कि भाई ये DGISI ये क्यों इतने क्लोज हो गए हैं, क्यों इतना क्लोज इनकी क्लोजेस है विद द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एट दैट टाइम। तो क्या इनके कोई पॉलिटिकल अजाइम है? क्या ये उनको आउट ऑफ द वे जाके क्यों इतना इंप्रेशन दे रहे हैं कि जनाब, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी तस्वीरें छपवा रहा है कि जो DGISI है उनके कोई खास आदमी है। तो देखें, ये हमने इतराज किया था, और फिर दिस इतराज वाज एक्सेप्टेड, और वो तस्वीरें आनी बंद हो गई थी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जनरल फैज हमीद के बारे में रेपुटेशन थी कि वो बहुत एम्बिशियस आदमी हो गए थे। देखिए, इससे पहले भी DGISI आए हैं, वो भी बहुत कुछ करते रहे इन द सेंस, लेकिन इस तरह का ओवर एक्सपोजर इन पब्लिक, जिससे उनके एम्बिशियस डिजाइन्स जो है वो, और जिसमें एक बात बड़ी क्लियर थी कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे, और फिर उनका कोई प्रोजेक्ट था 10 साल का विद
इमरान खान जो कि एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नया तर्ज हुक्मरानी पाकिस्तान में वगैरह वगैरह, ये बातें स्टोरीज चल रही हैं। तो लिहाजा वो आउट ऑफ द वे जाके अगर आप एम्बिशन अपना शो करेंगे, अपनी आप नॉर्मल ड्यूटी से हट के मामलात में इन्वॉल्व होंगे पब्लिकली, तो फिर इट क्रिएट्स अ वेरी वेरी बैड इफेक्ट एंड नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट योर ओन इदारा ऑल्सो। सो मेरा ख्याल है कि ये भी एक वजह थी कि जो अपना जनरल फैज जो है वो फिर ये इतने सारे मामला में फंस कर। मैं आपको एक बात बताऊं, फौज का निजाम ऐसा है, या मेरा जुमला नोट करें, फौज का निजाम ऐसा है कि आर्मी चीफ के अलावा अगर कोई सीनियर अफसर आउट ऑफ द वे जाके अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, आउट ऑफ द वे जाके अपने आप को बड़ा शो करता है एज इफ ही इज बिगर देन द आर्मी चीफ, फौज को बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं है। इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एंड द नॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन द मिलिट्री, जो एक डिसिप्लिन और सिस्टम है फौज का। इट इज ओनली द आर्मी चीफ, हर जगह आर्मी चीफ होते हैं बिकॉज ही इज द टॉप मोस्ट मैन। सैयद अमीर साहब ने बहुत ज्यादा अपने काम जो है उनको फैला दी थी। अब देखा ना, वो अफगानिस्तान गए हैं, अब DJISI अगर काबुल गए हैं। राजा खालिद साहब, आपका कमेंट लेंगे इसके ऊपर, क्या समझते हैं आप कि क्योंकि अब सज़ा जो है वो हो गई है, और हमने इस बारे में बात भी की जहां पे बात हो रही थी कि डिफेंस उन्हें हासिल है, और अब हम ये देखेंगे कि 9 मई के वाक़यात के बाद अगर ये सबूत मज़ीद पेश होते हैं तो क्या इनकी सज़ा में जो है वो तौसीक़ कर दी जाएगी, यानी कि सज़ा को जो है वो बढ़ा दिया जाएगा? नहीं, वो अलग से ऑफेंसेस हैं, उनका अलग से ट्रायल होगा, वो सेपरेट ट्रायल होगा, इसका हिस्सा नहीं होगा। वो ये सजा हो गई, इन पे जो चार्जेस थे उनमें वो साबित हो गए। वो कहते हैं ना हम अपनी लीगल ज़बान में कि प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुली प्रूव्ड द केस अगेंस्ट द एक्यूज या गिल्ट ऑफ द एक्यूज अप टू द हिल्ट, तो वो प्रोसिक्यूशन ने साबित कर दिया, इसमें सजा हो गई। बाकी जो ऑफेंसेस उन्होंने कमिट कर रखे हैं उसकी अलग से चार्जशीट होगी, तो उसका ट्रायल ये जो गवाहान होते हैं क्या इनके नाम भी मंजर आम पे आते हैं या इसे खुफिया रखा जाता है? नहीं, मंजर आम पे आते हैं ये, चूंकि सारा एक्यूज को भी पता होता है, उनके वकील को भी पता होता है, और ये सारा उसकी अपने ऑर्डर से भी रिफ्लेक्ट होता है, तो मंजर आम पे तो आते हैं, डेफिनेटली आते और ये हैं। खुद एहतसाबी का अमल जो है वो विद इन फौज ने अप्लाई किया है, तो आप क्या समझते हैं, हमारे कानून भी हैं, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी घेरा जो है वो तंग हो सकता है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज और आम शहरियों का भी ये था, कुछ लोग उंगलियां उठाते थे, और गुज़श्ता 4-5 सालों से कोशिश की गई कि हमारा जो इंतहाई इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान आर्मी, और यानी इसके बाकी जो अदारे हैं लाइक ISI वगैरह, हर तरह से इसे मिलान करने की कोशिश की, गालम ग्लोज करने की कोशिश की। हमारे आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं उन्हें उनकी ट्रोलिंग की गई, कोशिश की गई कि आर्मी के अंदर एक डिवीजन पैदा की जाए, आर्मी का मोरल डाउन किया जाए, और उसमें मैं समझता हूँ कि उन्हें इसी तरह के अफराद थे लाइक फैज हमीद जिन्होंने इनकरेज किया इस तरह के पॉलिटिकल किसी पार्टी या ग्रुप को। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस साल 6 मई से लेके 10 मई तक पाकिस्तान आर्मी ने अपनी सलाहियतों का पूरी दुनिया के सामने लोहा मनवाया। अब देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो डेली बेसिस पे आपकी तारीफें कर रहे हैं। आज आपके साथ चाइना भी खड़ा है और एट द सेम टाइम अमेरिका भी है, आज आपके साथ सऊदी अरब भी है और एट द सेम टाइम ईरान भी है, फिर आपके साथ अजरबैजान, टर्की, यानी बहुत सारे, सऊदी अरब ने आपके साथ एक तारीख मायदा किया। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश, यानी जिसमें जिन लोगों ने पाकिस्तान का उस वक्त नारा लगाया था, पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान के साथ चले थे, तो उन्हें फांसी के तख्ते पे लटकाया गया, तख्तेदार बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो गामजन है। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे।